आदाब हैदराबाद। नमस्कार, मैं अनुराधा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में। यह प्रवर पुरुष इस काल के कैसे सदायश हैं आहा, संसार को इनका सुयश कैसा समुज्ज्वल कर रहा। तन में अलौकिक कांति है, मन में महासुख शांति है, देखो न इनको देखकर होती सुरों को भ्रांति है। आज हमारे साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका मैं परिचय दूं आपको तो वो रियर एडमिरल संजय चौबे जो रिटायर्ड हैं नेवी से, साथ ही ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ECIL हैं। इन पंक्तियों के साथ मैं इनका स्वागत करती हूँ। पाते हैं सम्मान कर्म से, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आपने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से ये समय निकाला और हमारे साथ स्टूडियो में मुखातिब हुए। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। मैं अपने सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आपने बताया, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आभारी हूं दूरदर्शन का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है अपने हैदराबाद के नागरिकों से जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन का जो मुझे ये मौका मिला है आज। और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ, हैदराबाद के जो भाई और बहन हैं उनके साथ जुड़ सकूं और अपने विचार उनके प्रकट रख सकूं। आदाब और नमस्कार। सर, ECIL के बारे में हम जानना चाह रहे थे कि ECIL किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है और क्या क्या कार्य हो रहे हैं ECIL। मैडम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये 1967 में स्थापित हुआ था। और आज के दिन में ये एक शेड्यूल A पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और जैसे कि सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी न किसी मंत्रालय के तहत होते हैं, हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आते हैं जी। तो 1967 से हमारी जो जर्नी शुरू हुई थी, हमारी स्थापना ही इसलिए हुई थी कि हम देश को सबसे पहले न्यूक्लियर डोमेन में सेल्फ रिलायंट करें। जैसा कि आपको मालूम है, डॉक्टर होमी भाभा का एक विजन था। वो चाहते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो इस्तेमाल हो वो देश में बिजली के उत्पादन में हो, उसकी जो दूसरी सुविधाएं जो उससे लाभ मिले वो नागरिक तक पहुँचे। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था और बहुत ही विजनरी थे। उनके विजन से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसका एक प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो प्रोडक्ट बनने के लिए कोई फैक्ट्री होनी चाहिए। तो उस विजन के साथ उन्होंने अपने एक सहयोगी डॉक्टर AS राव को हैदराबाद में ये फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कहा था। और डॉक्टर AS राव जो हैं वो हमारे फाउंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उनके विजन से ये फैक्ट्री सेटअप हुआ था। और आज 55 साल की जर्नी में हमने उस विजन को पूरा किया है, हमें बहुत गर्व है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शुरुआत हमारी हुई थी, जो बोलते हैं कि रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ये था कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन बनाएं। तो जैसा आपने देखा होगा कि किसी भी क्षेत्र में जहाँ कोई बड़ा एक्टिविटी होता है तो एक कंट्रोल रूम बनता है और उस कंट्रोल रूम में सारे इंजीनियर्स बैठते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि रॉकेट स्पेस में जा रहा हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या किसी भी तरह की चीज़ हो, तो उसके लिए कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ECIL ने अपना काम इस क्षेत्र में शुरू किया था। इसलिए होना पड़ा क्योंकि आपको जैसा मालूम है, ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में लोग हमेशा एक दूसरे को टेक्नोलॉजी डिनाई करते हैं। जहां हमें टेक्नोलॉजी डिनाई हुई, हमने वहां पे अपॉर्चुनिटी खोजा और उस अपॉर्चुनिटी के तहत आज हम 100% सेल्फ रिलायंट हैं इस फील्ड में। जब यहाँ पे हमने काम सीखा तो हमने ये देखा कि हमारे पास तो अब बहुत हम सक्षम हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और देश को दूसरे क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास कैपेबिलिटी थी, हमारे पास कैपेसिटी थी। तो हमने कहा हम डाइवर्सिफाई करेंगे। हर फैक्ट्री में एक विजन होता है डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि आप खाली एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो हमने डाइवर्सिफाई किया सबसे पहले एरोस्पेस में, और एरोस्पेस में इसलिए डाइवर्सिफाई किया क्योंकि हमारे जो पहले चेयरमैन थे
वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और डॉक्टर विक्रम साराभाई का विजन था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस में एक महत्वपूर्ण स्थान मिले। तो उन्होंने एरोस्पेस डिवीजन को प्रोत्साहित किया यहाँ पे, और उसके बाद से हमने इसरो के लिए सारे ग्राउंड स्टेशंस जो बने हैं इसरो के आज तक, वो ECIL ने बनाया। तो हमारी एंट्री हुई एरोस्पेस में, और जब यहाँ पे एंट्री हो गई और हमने यहाँ पर भी सब कुछ कंप्लीट कर लिया, तो हमने देखा कि हमने और भी बहुत कुछ सीख लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। और तब हमने देखा कि देश की रक्षा के लिए और फैक्ट्रीज की ज़रूरत है, और हमारे पास सब कुछ था। तो हमने कहा हम डिफेंस वर्टिकल में भी डाइवर्सिफाई करेंगे, और डिफेंस वर्टिकल में जो कमियां थी देश में कैपेसिटी के टर्म्स में, तो वो हमने पूर्ण किया। और उसके बाद से लगातार हम प्रोग्रेस किए, और डिफेंस में हमने अच्छी पहचान बना ली है आज। और ये सब करते हुए जब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने तो उनकी सिक्योरिटी बहुत अहम होती है। तो उस सिक्योरिटी सिस्टम्स का भी इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी जोड़ है। तो हमें ये काम भी दिया गया कि आप ये जितने भी देश के इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, इसकी आप सिक्योरिटी तैयार कीजिए। तो हमने जब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, तो लोगों ने देखा कि ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है। तो हमें फिर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे इस देश में, तो हमें नॉमिनेट किया गया कि इस पूरे गेम्स की सिक्योरिटी ECIL करे। तो हमने इसको बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी स्थापना की। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था जो सिक्योरिटी रिलेटेड हो। बिल्कुल। तो जब वहाँ से हमने देखा, तो लोगों को लगा कि ECIL में सिक्योरिटी सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो देश के जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे कि देश का पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस है, राष्ट्रपति भवन है, तो हमें ये चैलेंज दिया गया कि आप इनकी सिक्योरिटी सिस्टम्स को बनाएं। तो इस तरह से जब हमने ये किया, तो हमने एक नया डिवीजन शुरू किया, होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स, और आज हम उसमें भी बहुत मजबूत हैं। और इन सब वाइटल इंस्टॉलेशंस में न केवल हमने इंस्टॉल किया है, बल्कि हमने उसमें उनकी जो मेंटेनेंस है वो भी हम खुद करते हैं। और ये सब करने के लिए, जैसा आपको मालूम है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रगति की है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हर जगह आ गई है। तो हर चीज़ जो है, आज जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी सिस्टम होता है, जिसकी भी इंटीग्रेशन हो, उसमें सॉफ्टवेयर बहुत अहम है। तो हमने अपनी सॉफ्टवेयर टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, और हमने एक कॉरपोरेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज की एक डिवीज़न बनाई। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज की जो डिवीज़न है हमारी, इसकी एक लेवल होती है, उसको CMMI लेवल 5 पे हमें, जो सबसे अव्वल दर्जा जो होता है, वो हमने हासिल कर लिया है। तो इस तरह से आप देखिए, अगर सारांश में देखें तो हम एटॉमिक एनर्जी में, स्पेस में, डिफेंस में, होमलैंड सिक्योरिटी में और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में पूरी तरह से स्थापित हैं। और ये 5 वर्टिकल जो हैं हमारे, इसके लिए हम बहुत गौरवशाली काम कर रहे हैं देश के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम पूरी तरह से तैयार हैं देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन 5 क्षेत्रों में। बिल्कुल सर, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और मैं आपके साथ साथ आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी कि आज सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी देश का, उसे आप इतनी मजबूती से चला रहे हैं। तो ये बहुत ही गौरव की बात है ECIL के लिए भी और हमारे लिए भी, कि हमारे देश में ही अपनी सुरक्षा का हम दायित्व उठा पा रहे हैं। सर, आप जैसा आपने बताया कि ECIL इतने सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है, अलग अलग विधाओं में काम कर रहा है, लेकिन जब मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी तो आपने भी कई सारी अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। और मैं शुरुआत करूंगी नेवी से, जहां पर आप ज्वाइन हुए, शुरुआती सर्विस आपकी रही। तो हमें ये बताइए कि नेवी में आपकी सर्विस कैसे रही, और उसमें आपने कई अलग अलग पदों पर भी काम किया। तो सबसे जो एक महत्वपूर्ण पद आपको लगा हो या चुनौतीपूर्ण लगा हो, कोई ऐसा कार्य रहा हो जो आपको याद हो, तो वो हमसे साझा करें। 1985 में मैंने नेवी में ज्वाइन किया था। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, और उसके बाद मैंने नेवी ज्वाइन किया था, और तब से लेकर 2018 तक मैं नेवी में था। तो ये समझ लीजिए कि एक 33 साल की बड़ी लंबी जर्नी थी, जो मुझे लगता है कि बहुत छोटी थी। तो मैंने ज्वाइन किया, और जब मैं नेवी से निकला तो मुझे लगा पता नहीं समय कैसे उड़ गया है। और इतनी बढ़िया सर्विस है। नेवी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उसे कैरियर की तरह कभी नहीं देखा। नेवी को मैं एक जीवन शैली समझता हूँ। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हम लोग नेवी में
एक अलग ट्रेडिशन और कस्टम के तहत रहते हैं, काम करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि नेवी ने मुझे इतने अच्छे असाइनमेंट्स दिए हैं जिससे मेरा खुद का एक पर्सनल डेवलपमेंट हुआ और मुझे मौका मिला कि जिस क्षेत्र में नेवी को ज़रूरत थी मैं वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर सका। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सबसे चैलेंजिंग असाइनमेंट कौन सा था, क्योंकि नेवी जैसी सर्विस में हर दिन एक नई चुनौती के साथ आता है। मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं कल कहाँ काम करूँगा और क्या काम करूँगा। तो नेवी की जो ट्रेनिंग होती है वो हमें तैयार करती है किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हर एक दिन को एक नया चैलेंज मानता था नेवी में, और उस चैलेंज के साथ जीने की आदत सी पड़ गई थी और हमने उसको बखूबी निभाया है। लेकिन अगर आप जानना चाहें कि चैलेंजेस कहाँ थे, तो मैं ये बताऊंगा आपको कि 99 के दशक में जब कारगिल युद्ध हुआ था, हमारी शिप डिप्लॉय हुई थी। उससे पहले 91 में भी एक सिचुएशन हुआ था, तो हम गुजरात कोस्ट में डिप्लॉय हुए थे। तो इस सब डिप्लॉयमेंट में आपको हमेशा तैयार होना होता है। तो हमारी शिप में हम अपने पूरी कॉम्प्लीमेंट का जो एम्यूनिशन होता है, मिसाइल्स होती है, सब लेके जाते हैं और 24/7 हम तैयार होते हैं किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, और उसमें कोई ढील नहीं हो सकती है। तो उस समय कई दिनों तक बिना सोए चौकन्ना रहना और किसी भी हरकत को समझना और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, आई थिंक ये एक चैलेंज था अपने आप में। इससे पहले भी जब हम शुरुआती दौर में जब श्रीलंका में जो ऑपरेशंस हुए थे, वहाँ भी नेवी की डिप्लॉयमेंट हुई थी, तो वहाँ भी हम गए थे। तो ये सब ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स थी जिसके चैलेंजेस अलग होते हैं और ये हमने बखूबी निभाई। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेवी में जॉब रोटेशन एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। तो हर 3 साल में हमें जॉब रोटेट करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने ये ऑपरेशनल्स किए हैं, कई सारे शिप्स में हमने सर्व किया, तो ये ऑपरेशनल था। इसके अलावा हमें आगे पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। तो मैं एमटेक करने के लिए गया था IISc बैंगलोर से। उसके तुरंत बाद मुझे ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में भेज दिया गया। अब आप ये देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं अभी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट से आया था और श्रीलंका ऑपरेशंस में इन्वॉल्व था। उसके बाद मुझे बताया गया कि ये नए ऑफिसर्स हैं हमारे नेवी के, इनको आप ट्रेन कीजिए टेक्नोलॉजी में। तो ट्रेनिंग के लिए मुझे अपना रूप पूरा बदलना पड़ता है। तो जो मैंने कल किया था वो भूल कर आज मुझे तैयारी करनी है नए लड़कों को पढ़ाने की। जी। तो एक तरह से ऑपरेशन से शिक्षक बन गया मैं। तो ये अपने आप में एक चैलेंज था। अब जब यहाँ शिक्षक बन के मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा था, तब तक मुझे फिर से ट्रांसफ़र कर दिया गया 3 साल के बाद, और इस बार दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई। दिल्ली जाते ही वहाँ पे नेवल हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे पॉलिसी प्लानिंग होती है, वहाँ पे हमें मिनिस्ट्री के साथ डील करना होता है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के काम करना होता है। तो वो एक नया चैलेंज था। जी। तो हर तरह से मतलब हर एक अपॉइंटमेंट जो है वो अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तो नेवी की जो सर्विस है वो आपको बहुत चैलेंजेस देती है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस चैलेंज में आप एक अपॉर्चुनिटी को खोजें और सीखें और अपने आप को और सक्षम बनाएं। बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ सर, क्योंकि मैं भी एनसीसी नेवी ही मैंने किया था और मैं भी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और नेवी विंग से ही किया था। तो मैं बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर पा रही हूँ कि किस तरह से हम लोग हमेशा चौकन्ना और तैयार रहना और किस तरह से शिप्स का जो जानकारी होती थी वो हम लोग हासिल करते थे। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो ये चेंज होता है ये भी एक तरह का चैलेंज होता है, और महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में भी आपने काम किया देश के लिए, ये अपने आप में गौरव की बात है। सर, जैसे कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक ध्येय होता है हमारा कि हमें आगे चलकर ये बनना है या इस दिशा में काम करना है। तो आपके इस करियर के चुनाव के पीछे किसकी प्रेरणा रही कि मुझे नेवी में ही काम करना है, या मतलब किससे आप इंस्पायर्ड हुए कि इस दिशा में मुझे फ़ौज में जाना है? क्योंकि उस समय मेडिकल और इंजीनियरिंग 2 विंग ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे, और इंजीनियरिंग में भी लोग अक्सर बाहर चले जाते थे या तो हायर स्टडीज़ के लिए या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ऐसे समय में आपने चुना कि मुझे देश में रहना है और सेना में काम करना है। तो ये इसकी प्रेरणा किससे आपको मिली?
देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक मैं सेल्फ इंस्पायर्ड था जी। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है, मेरा जन्म और मेरी स्कूलिंग जो भी थी वो एक बहुत छोटे शहर में हुई है। वो शहर का नाम है राउरकेला और ये शहर या एक टाउन है ये अपने स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है जी। तो हमारे फादर की सर्विस थी, वो मेटलर्जिस्ट हैं और वो स्टील प्लांट में काम करते थे। तो हम लोग, हमारा जन्म, हमारे भाई बहनों का सबका जन्म वहीं हुआ था। और इस शहर की खासियत ये है कि वहाँ के बच्चे जो हैं उनको इस तरह का एजुकेशन दिया गया है, जिस तरह की शिक्षा दी गई है, तो उसे अगर हम देखें तो हमारे स्कूल में हमें ये बताया जाता था कि सबसे पहले आप एक बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, पहले एक अच्छा मनुष्य बनिए, उसके बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो उस ज़माने में ऐसा था कि हमारे स्कूल में, खासकर मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं स्कूल में था। उन दिनों में ये मीडिया कुछ नहीं था, कोई दूसरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था। तो 3:30 बजे के बाद से स्कूल में एनसीसी होती थी। अच्छा। तो हफ्ते में 3 दिन हम एनसीसी करते थे और बाकी 2 दिन हमें छूट मिली थी कि आप खेलिए, पुस्तकालय में जाइए, आपको जो करना है आप करिए जी। तो जो हमारा पुस्तकालय था, मैं बहुत आभारी हूँ उस पुस्तकालय का, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी किताबें थी जिसको पढ़कर हम खुद प्रेरित हो जाते थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कुछ किताबें जो थी वो नेवी के युद्ध पोतों और पनडुब्बियों के बारे में थी। अच्छा। तो मैं जब वो किताब पढ़ता था मैं देखता था कि एक छोटा सा जहाज, 100 मीटर के जहाज में कितनी टेक्नोलॉजीज हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं जाके एक जहाज देख सकूं। वो मौका मुझे कभी नहीं मिला। पर जैसा आपने कहा कि इन छोटे शहरों में और उस ज़माने में 2 ही कैरियर ऑप्शन थे, या तो लड़कों के लिए खासकर, या तो आप इंजीनियर बन जाओ या आप डॉक्टर बन जाओ। और अगर आप ये 2 नहीं बन सके तो लोग कहते थे ये तो बेकार है। तो हमारी कोशिश यही होती थी कि या हम इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। तो मुझे इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में, मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की। और जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस ज़माने में इंजीनियरिंग के दौरान कुछ किताबें पढ़ने को मिली मुझे। कुछ किताबों से मैं इंस्पायर हुआ जिसमें नेवल ऑपरेशंस के बारे में था, नेवी के रोल के बारे में था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेवी का जो रोल है वो खाली मिलिट्री रोल नहीं है। नेवी के 4 अहम रोल हैं। सबसे पहला है मिलिट्री, लेकिन उसके बाद दूसरा जो रोल है वो है डिप्लोमेटिक, और तीसरा जो है वो बिनाइन रोल कहलाता है, इसके बारे में आपको बता दूंगा। और चौथा रोल जो है वो कहलाता है कॉन्स्टेबलरी रोल। तो मिलिट्री रोल तो सबको मालूम है, आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, देश की रक्षा करनी है, वो सबको मालूम है। दूसरा जो रोल है डिप्लोमेटिक, वो बहुत अहम रोल है। जब नेवी की जहाज दूसरे देशों में जाती है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है देश का। अच्छा। कि हम यहाँ आए हैं, हम दोस्ती है हमारी इस देश के साथ, हम ऐसा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, हम ब्रिज बना रहे हैं फ्रेंडशिप का, इस तरह का रोल होता है, वो डिप्लोमेटिक रोल होता है। तीसरा रोल होता है कॉन्स्टेबलरी, जैसे कि पुलिस है यहाँ पे शहरों में और गाँव में, उसी तरह से समुद्र की पुलिस नेवी है। तो जैसे आपने देखा होगा कुछ साल पहले पायरेसी ने एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन एज्यूम कर लिया था, बड़ा ही डरावना सा सिचुएशन था कि कोई भी जहाज समुद्र के रास्ते से निकल रही है तो पायरेट्स उसको कैप्चर कर लेते थे। तो नेवी को ये टास्क दिया गया था कि एंटी पायरेसी ऑपरेशंस किया जाए। तो ये उस टाइप का रोल होता है जिसमें हम कॉन्स्टेबलरी रोल कहते हैं, समुद्र में पुलिस का काम। और चौथा जो रोल था वो था बिनाइन रोल। बिनाइन रोल क्या होता है? हम लोगों की सेवा करें। तो इसमें होता है HADR कहलाता है वो, तो ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ। जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ वर्षों पहले सुनामी आई थी जी। लोगों को निकालना अंडमान से, हमारी जहाज़ें सबसे पहले पहुंची। जहाज़ों में आप सब तरह की सुविधाएं दे सकते हैं, दवाई है, राशन है, सब लेके हम पहले पहुंचते हैं, लोगों को वहाँ मुश्किल की स्थिति से बाहर निकालते हैं, उनको सेफ जगह में इवैक्यूएट करते हैं। तो इस तरह के रोल्स थे। ये जब मैंने देखा कि इतने सारे काम हैं नेवी में जी। तो मैं सेल्फ इंस्पायर्ड था, मुझे किसी के इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि मैंने ज़रूर बैकग्राउंड चेक किया, मैंने लोगों से, जो हमारे सीनियर्स थे, उनसे पूछा कि भाई कैसे होता है, क्या होता है, और सबसे मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला
कि नेवी की जो कैरियर है वो बहुत ही चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग कैरियर है। तो मैंने मन बना लिया था कि मैं नेवी में ही ज्वाइन करूंगा। और इंजीनियरिंग करने के दौरान कैंपस में सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन टीम आई थी बकायदा, उन्होंने सेलेक्ट किया और मैं भाग्यशाली हूँ कि इस देश ने मुझे नौसेना में काम करने का मौका दिया। जी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया सर कि किस तरह से नेवी अलग अलग तरह से काम करता है और कितने अलग अलग रूपों में वो देश की और लोगों की सेवा भी करता है। सर, आपने स्कूली शिक्षा का जिक्र किया था, तो मेरा अगला सवाल भी उसी से लेकर है कि स्कूली शिक्षा कितना महत्वपूर्ण होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है एक स्टूडेंट के ऊपर, और एक अच्छा स्कूल किस तरह से एक अच्छा नागरिक बना सकता है, क्या मानना है आपका? मेरा मानना ये है कि किसी भी आदमी के ज़िंदगी में स्कूल सबसे महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है। मैं ये कहता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, ये ज़रूर है कि मैं नेवी में मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो उसकी नींव रखी गई थी वो हमारे स्कूल में रखी गई थी। तो हमारे स्कूल में पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, पढ़ाई के अलावा एक 360 डिग्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है बच्चों का। वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है हर स्कूल में। जिस तरह से कि देखिए, स्कूल में हमें सिखाया जाता था अपनी संस्कृति के बारे में, हमें ये सिखाया जाता था कि आप ऑडियंस को कैसे फेस करें, कविताओं का हमारा यहाँ कंपटीशन, वाद विवाद, एलोक्यूशन, इस तरह की चीज़ें होती थी। खेल पे हमारे स्कूल का मोटो था प्ले द गेम। अच्छा, सिंपल 3 शब्द हैं, प्ले द गेम, बस। मतलब आप जिंदगी में जूझिए, आप खेलिए, हार या जीत की चिंता मत कीजिए, दिल से करिए जो भी करते हैं, और सक्सेस, सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूल का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम स्कूल को स्ट्रेंथन करें अपने देश में, तो आगे हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अच्छे नागरिक वहीं से बना लेंगे, और उसके बाद बच्चे अपने आप अपना कैरियर चुनेंगे और देश की सेवा में अर्पित होंगे। जी सर, स्कूल की बात तो हो गई, लेकिन अब जब हम आज की बात करते हैं, या आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, और ऐसे में ECIL जैसी संस्थाओं का योगदान कितना रहा है? देखिए मैडम, ऐसा है कि मैंने आपको बताया था ECIL की स्थापना का रीज़न क्या था। रेज़न d'être जो कहते हैं फ्रेंच में, स्थापना का मतलब ही ये था कि हम अपने आप को, इस देश को सेल्फ रिलायंट बनाएं। सेल्फ रिलायंट किस चीज़ में बनाएं? तो सेल्फ रिलायंट हमें बनना था स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। बिल्कुल। जो चीज़ हमें दुनिया नहीं देना चाहती है किसी भी कारण से, वो हम खुद बनाएंगे। तो उस लिए हमारी स्थापना हुई थी, और वो हम अकेले नहीं कर सकते। हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज। हम लोग सब मिल के साथ काम करते हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत देश को होती है उस पे काम करते हैं, ताकि आने वाले वर्षों में हम उसको खुद अपने देश में ही बना पाएं, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। बिल्कुल। तो इसके चलते हमने ये पूरे 55 साल जो हैं, हमने इसी पे डेडिकेट किया है, और जितनी भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया था, इसमें हम पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। ECIL में आप देखिए तो सबसे पहले हमने, कंप्यूटर का ज़माना था नहीं तब। बिल्कुल। तो 1971 में पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर ECIL में बना था। अच्छा। तो बहुत गर्व की बात है कि आज से 50 साल पहले, 51 साल पहले हमने पहला डिजिटल मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया था इस देश के लिए। जी। आप सब हैदराबाद से हैं, तो सबको मालूम होगा कि सबके घर में टेलीविज़न हुआ करता था। जी। ECIL की टेलीविज़न, ECTV, इतनी प्रसिद्ध टीवी थी कि उसके लिए लंबी वेटिंग पीरियड हुआ करता था उस टाइम में। तो जो देश की रिक्वायरमेंट थी, उसको लेके हम डेवलपमेंट्स करते थे और वो प्रोडक्ट्स बनाते थे, ताकि जो देश की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे नागरिकों को की रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम मीट कर सकें। बहुत बढ़िया, मतलब आपने ये एग्जाम्पल भी दिया और उदाहरण भी दिया कि किस तरह से ECIL ने 75 वर्षों में देश के जो प्रगति है उसमें अपना योगदान दिया है।
और इसी तरह से अगर हम लगे रहे तो आने वाले कुछ वर्षों में मैं ये मानती हूँ सर कि हम ये जो आज हम अपने आप को कहते हैं कि हम डेवलपिंग हैं, हम अभी बढ़ रहे हैं, हम सोने की चिड़िया थे और फिर वही हम बनने जा रहे हैं। जी, जैसा कि ECIL में एक और महत्वपूर्ण काम होता है EVM बनाने का। जी, और ये जो चूँकि EVM एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लोगों के लिए लगती है, क्योंकि किस तरह से उसमें वोटिंग का काम होता है और उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, अक्सर इस पर लेकर बातचीत होती रहती है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से वो काम करता है और कितना सिक्योर होता है वो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारत एक अत्यंत भाग्यशाली देश है, क्योंकि 75 साल में हमारे यहाँ प्रजातंत्र ने एक मजबूती से पकड़ बना लिया है जी। और इसके चलते ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है आज इस देश में, मेरा ये मानना है क्योंकि हमारे यहाँ प्रजातंत्र बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम ये डेवलपमेंट्स कर पा रहे हैं। तो जो भी एफर्ट चाहिए हमें प्रजातंत्र को ग्रास रूट लेवल तक स्ट्रांग करने के लिए हमें करना चाहिए। अब हमारे जो सीनियर कोलीग्स थे, जो वेटरन्स थे ECIL के, उन्होंने 80 के दशक में इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया था और उनके इस एफर्ट से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनी थी। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर आप देखें तो एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग है एक अच्छे काम के लिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो डेमोग्राफी है इस देश में करीब 900 मिलियन 90 करोड़ लोग अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कर सकते हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं। हाँ। और भिन्न भिन्न जगहों से हैं, जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हैं, जहाँ के कल्चर डिफरेंट हैं, डाइवर्सिटी है इस कंट्री में। बिल्कुल। तो अगर हमें चाहिए कि हम एफिशिएंटली इलेक्शंस करा सकें कम समय में ट्रांसपेरेंटली, तो कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही होगा। तो जब 80 के दशक से हमारे जो वेटरन्स थे उन्होंने ये मशीन बनाई, इनोवेशंस करते 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 हमने टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ी, हमने भी इनोवेशन किया और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मशीन बना दी है, जिसमें कि टैंपर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा। और इसको लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस और पैदा करने के लिए हमने 2019 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सपोर्ट से वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल भी बनाया। तो उसमें ये था कि जब आप वोट करते हैं तो आपको वीवीपैट जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है उसमें आपको दिखता है आपने किसको वोट किया, क्योंकि उसकी एक प्रिंट आउट निकलती है। अच्छा। और वो उस डब्बे में रह जाती है। हाँ। तो अब आपने जिसको वोट किया आप खुद देख रहे हैं वो प्रिंट आउट हो रहा है। हाँ। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5% जो भी मशीन्स हैं हाँ। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसको हम कंपेयर करेंगे कि वीवीपैट में जो वोट्स हैं और जो मशीन के वोट्स हैं वो मिल रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि 100% वोट्स मैच करते हैं। तो मेरा ये मानना है और मैं ये चाहता हूं कि सभी का ये मानना हो कि अपने प्रजातंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए हम सारे कदम उठाएं और टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाएं, ताकि कम से कम समय में हम अपने इलेक्शंस को एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मेथड से कंप्लीट कर लें। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। 2019 में इंडोनेशिया में इलेक्शंस हुए थे और इंडोनेशिया की भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि हमारे आसपास नहीं आते हैं वो, लेकिन उस इलेक्शन में फैटीग और थकान से करीब 500 जो ऑफिसर्स थे जो इन्वॉल्व थे पोलिंग ऑपरेशंस में, उनकी डेथ हो गई थी। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस आता है अगर आप मैनुअल वोटिंग और ये वो घोड़ों के खच्चरों पे वो बैलेट का पेपर लेके रिमोट एरियाज में जाना। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी हमें एनेबल करती है। बिल्कुल। तो फिर उसकी काउंटिंग में भी काफी समय लगता है और वो भी एक अलग तरह का एक्सरसाइज हो जाता है। अब आप देखिए हमारे यहाँ पे जब काउंटिंग शुरू होती है, सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होती है, 4 बजे तक रिजल्ट्स आ जाते हैं। बिल्कुल। और ये जबकि हमारे यहाँ औसत तौर पे करीब 600 मिलियन लोग, 60 करोड़ लोग वोट डालते हैं। तो 60 करोड़ वोटों की गिनती अगर हम 8 घंटे में कर लेते हैं तो आई थिंक ये टेक्नोलॉजी का सबसे सुंदर उपयोग का उदाहरण है ये। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे कि हम डिफेंस सेक्टर्स की भी बात कर रहे थे, तो ECIL किस प्रकार से डिफेंस के लिए काम करता है?
देखिए, डिफेंस में ऐसा है, मैंने कहा कि हमारा जो मेन रीज़न है वो तो न्यूक्लियर का था, बट हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। हमने बहुत कुछ सीखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जब डिफेंस में जो कैपेसिटी गैप है, जो दूसरे इंडस्ट्रीज जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल है और उसके बाद वो और ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं और देश को तुरंत चाहिए, डिफेंस के मामले में डिलेज नहीं हो सकते हैं, तो हमने कहा कि हम बना सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री हुई थी डिफेंस में वो रेडियो सेट्स के थ्रू हुई थी। तो जो डिफेंस में कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिपाही दूसरे सिपाही से बात कर रहा है, एक जहाज दूसरे जहाज से बात कर रहा है, एक लड़ाकू विमान दूसरे लड़ाकू विमान या बेस से बात कर रहा हो। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही अहम रिक्वायरमेंट है आर्म्ड फोर्सेस की। तो हमने कम्युनिकेशन सेट्स बनाए हैं और मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने जब 1985 में ज्वाइन किया था तब से जो रेडियो सेट्स हैं नेवी के वो ECIL के बने हुए थे और अच्छा। आज के दिन भी हम नेवी को और एयरफोर्स को और आर्म फोर्सेस को रेडियो सेट्स अभी भी दे रहे हैं। अच्छा। और समय के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं और ये सारे रेडियो सेट्स जो हैं वो ECIL से जाते हैं। जब हमने ये किया तो हमें और कॉन्फिडेंस आया, हमने दूसरी चीज़ों का डेवलपमेंट किया। इसमें पहले क्या हुआ, आपको जैसे मालूम होगा, हैदराबाद तो इसका गढ़ है, इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जन्म हुआ जी। और इसमें ये इंडिजिनस था तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने इसमें पार्ट लिया। तो ECIL तो हैदराबाद में है और DRDO के जो लैब जो DRDL है वो भी हैदराबाद में है। तो ये स्वाभाविक था कि एक पार्टनरशिप बनेगी और उस पार्टनरशिप के तहत हमने मिसाइल्स के बहुत सारे सिस्टम्स बनाए, इंटीग्रेट किया, कंपोनेंट्स बनाए। और इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो C4I सिस्टम्स होता है, मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स होते हैं। तो हमने इसमें एंट्री की और आपको जानकर खुशी होगी कि आज के दिन में C4I सिस्टम्स और ऑटोनोमस लॉन्चर्स में ECIL ने अपने आप को पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर लिया है। और ये भी जो है हम कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे इसी शहर में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, उनके साथ मिलके हम काम करते हैं। तो अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो अगर उनके पास समय का अभाव हो या कैपेसिटी का कुछ गैप हो तो वो हम फिलअप कर देते हैं। तो इस तरह से हमने एक इकोसिस्टम बनाया है कि जिसको भी ज़रूरत होगी उसके लिए हम ये काम कर लेंगे। तो इस तरह से हमने डिफेंस में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और इस तरह से हम अपने दूसरे पब्लिक सेक्टर्स को हेल्प करते हैं, खुद भी बनाते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई सर कि हम दो चीज़ें जब मिलकर अपने ही घर में बना ले रहे हैं तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। जी, लेकिन सर आज भी अगर हम देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमने काफ़ी तरक्की की है, हम काफ़ी आगे तक आ गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करें और देशों को, जैसे इजराइल है, चाइना है, जापान है, तो इनसे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे मानते हैं। क्या कारण है और हमें कितना मेहनत या कितने और आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी? सबसे पहले तो मैडम ये कहना चाहूँगा कि हम पीछे नहीं हैं। आप अगर कुछ सेक्टर्स को देखें, जैसे कि आप डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को देखिए, इसरो, आपको खुद महसूस होगा कि हम तो दुनिया में सबसे आगे हैं इस डोमेन में। यहाँ पे जो रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है, PSLV लॉन्च किया हमने, एक बार में कई दसियन सैटेलाइट्स हम एक साथ लॉन्च कर देते हैं और हम भी उसके पार्ट हैं। हमने उसके ग्राउंड स्टेशंस जो हैं सारे ECIL में बनते हैं। तो हमें बड़ा गर्व है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को इस देश ने पूरी तरह से मास्टर कर लिया है और हम वर्ल्ड लीडर्स में गिने जाते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में हम पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर है। हमने आपको बताया पिछले 5 दशकों से। डिफेंस में हमारे यहाँ पे आपको मैंने बताया इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हमारे यहाँ DRDO ने बहुत अच्छा काम किया है जी। तो हर तरफ हमने काम किया है। हाँ, कहीं कमी है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज के दिन में सारा विश्व है जो बुरी तरह से अफेक्टेड है। किससे? सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर्स में हम थोड़ा सा पीछे ज़रूर होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्टेप्स ले रही है। $10 बिलियन 76,000 करोड़ रुपए का उन्होंने PLI स्कीम निकाला है। तो समय के साथ इसमें हम आगे बढ़ेंगे और इसमें ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं। दूसरे देशों को भी ये दिक्कत है जी। तो इस दिक्कत का सामना करना होगा। जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे कंट्री आगे बढ़ेगी और इस इकोसिस्टम को हमें डेवलप करना है। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले
ये एक कंबाइंड एफर्ट होना है। ये अकेले ECIL नहीं कर सकता, अकेले कोई और नहीं कर सकता है। इसमें हमें एक इकोसिस्टम बनाना होगा और इसमें जो एकेडेमिया है, जो जैसे कि हमारे यहाँ पे इतनी बढ़िया IITs हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनको मिल के साथ काम करना होगा। इस दिशा में हमने एक बहुत अहम कदम पहले ही ले लिया है। करीब 1 दशक से हमारे यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने किया है। और इसमें वो सारी चीज़ें जो इस देश को चाहिए उसका हमने आइडेंटिफिकेशन किया है। और इस काउंसिल में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DRDO, IITs और इंडस्ट्रीज को भी हमने साथ लिया है। अच्छा। तो ये एक काउंसिल हमने बनाया है और इस काउंसिल के तहत हम R&D और इनोवेशन दोनों करते हैं। और आज से 3 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद देश को जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी उसकी तैयारी में हम अब से लग गए हैं। वाह। दूसरा मैं एक और कहना चाहता हूं कि आज के दिन में जो यंगस्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं ये। तो इनका जो स्टार्टअप जो है इनको भी हमने साथ लिया हुआ है। तो इस तरह से देश में जितनी भी कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं सबको एक इकोसिस्टम में बांध कर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि देश की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम उसको मीट कर सकें। तो ये कंटिन्यूअस प्रयास है। ये आज एक दिन में ऐसा हो जाएगा या हम इजराइल बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें कंटिन्यूअस प्रयास करना है अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपने कैपेबिलिटीज को लेकर। बिल्कुल। और कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़ मजबूत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जी, तो हम प्रयास करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं और आगे भी हम अपनी चुनौतियों को खुद ही, हमारा पूरा विश्वास है, हमारा मानना है कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खासकर। जी, तो आज हम जब सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो ये भारत जैसे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है? देखिए मैडम, ऐसा है कि आत्मनिर्भरता किसी भी रीजन से इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। आप हमेशा चाहेंगे कि आप आत्मनिर्भर हो एज ए इंडिविजुअल, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्टेट। बट इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आज के दिन में जो सिस्टम है वो बदल गया है। इंटरडिपेंडेंस एक अच्छी चीज है। जी। तो वो उसका भी हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखें तो सब कुछ एक ग्लोबल विलेज हो गया। अगर हम चाहें कि हम सब कुछ खुद कर लें तो वो एक इकोनॉमिकल नहीं हो सकता है। और डिपेंडेंस तो हमेशा रहेगा। रॉ मटेरियल हमें किसी और देश से लेना होगा। हमारे पास अच्छे बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है। तो ये एक इकोसिस्टम है जिसमें हमको सबको साथ चलना होगा और ये ग्लोबल विलेज है। तो इसको हमें एफिशिएंट बनाना होगा। हाँ। और अगर हम इसको एफिशिएंट बना लेते हैं और फ्रेंडली कंट्रीज के साथ अपना एक इकोसिस्टम बना लेते हैं तो हम समझेंगे कि हम सेल्फ रिलायंट हैं। तो जो चीज हमें चाहिए हम अपने आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगर बना सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं। बिल्कुल। और डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में तो हमें होना ही चाहिए, क्योंकि जैसा कवि कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो लोग भी उसी से डरते हैं जिनके पास अपना आत्मबल है और अपनी शक्ति है। शक्ति का प्रदर्शन भी एक तरह से जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूँ, आपके बात से पूरी तरह से सहमत भी हूँ, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग ना हो, हाँ, ये हमारी चाहत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम शांति प्रिय देश, तैयारी पूरी करनी होगी। जी जी जी। सर, आप साहित्य में भी काफ़ी रुचि रखते हैं और काफ़ी कुछ आपने लिखा भी है। और किस तरह से आप IT सेक्टर से रिलेटेड हैं, आपने इंजीनियरिंग किया, तो साहित्य में आपका रुझान किस प्रकार है? क्यों आप साहित्य की ओर, मतलब हृदय मैं कहूँगी कि आपका साहित्य से ओतप्रोत है? जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि साहित्य जो है वो हम सबके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कितनी गहराई तक ये एक अलग विषय है, लेकिन बिना साहित्य के मनुष्य अधूरा है। जी। मैंने आपको ये बताया नहीं, मैंने ये आपको जस्ट ये बताया कि हमारा जन्म रौरकेला का है, लेकिन हम हैं बनारस के। अच्छा। और हमारे पिताजी का जन्म बनारस में हुआ था, उनकी शिक्षा वहाँ पे हुई थी, तो हम लोग बनारस से जुड़े हुए हैं। और अगर आप देखें, खासकर हिंदी साहित्य में बनारस वो शहर है जहाँ पे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद,
तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीरदास, जी, इस तरह के सारे, लोग। जी जी। तो वो एक केंद्र था। हाँ। केंद्र था। तो जब भी हम बनारस जाते थे और वहाँ पे मुझे मौका मिलता था वहाँ पे अपने साहित्य के बारे में जानने का, और हमारे जो संबंधी थे वो हमें उस बारे में बताते भी थे, तो स्वाभाविक है कि उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे ये भी बताया गया था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे परिवार से संबंधित हैं। अच्छा। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ उनसे मिलने का, लेकिन जिस परिवार से अगर ऐसा संबंध हो ऐसे आचार्य का, तो क्योंकि वो तो साहित्य के एक स्तंभ माने जाते हैं। और तो स्वाभाविक है कि साहित्य में हमें रुचि हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य के माध्यम से हमें अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, और हमारे स्कूल में भी ये था, तो ये मैं समझता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली थे, और मुझे विश्वास है कि आज भी स्कूल के बच्चों को ये पढ़ाया जाता होगा। किसने मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं पढ़ी होगी, ये बताइए मुझे। और उस कहानी को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कुछ चीज़ें एक अंकित हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं अगर मैं स्मरण करूं तो मुझे एक कहानी बूढ़ी काकी बहुत पसंद आई थी मुंशी प्रेमचंद की, और उसका जो पहली पंक्ति जो है उसमें एक इतना डीप मैसेज है। वो पंक्ति ये थी, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। अब कहने को तो एक वाक्य है, लेकिन जीवन का सारांश उस वाक्य में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से उनकी तो हर लाइन ही जो होती थी वो जीवन को कहीं ना कहीं टच करती हुई, छूती हुई जाती तो थी। इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज होती थी वो पढ़ने में भी मजा आता था, और उसके अंदर एक बहुत डीप संदेश हमें मिलता था, उससे सीख मिलती थी। एक यशपाल जी की कुछ कहानियां थी, हमने पढ़ी थी। मतलब ये सब एक अंकित हो गई है हमारे मस्तिष्क पर के। और श्याम नारायण पांडे जी की इस कविता को कौन भूल सकता है। आप देखिए, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और झांसी की रानी की जो कविता है, बिल्कुल, वो उसको बिल्कुल। कौन भूल सकता है? कभी कोई भूल सकता है? बिल्कुल नहीं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता, मतलब बच्चा बच्चा और बुजुर्ग तक मैं ये मानती हूँ कि हम सभी को ज़बानी याद है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये थी हल्दी गाठी। आप ये देखिए, वीर रस। आप उस कविता को सुनिए आप, और हम तो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में इन कविताओं का प्रेजेंटेशन करते थे। तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि साहित्य से तो मतलब आदमी कभी अपने आप को अलग ही नहीं कर सकता। करना भी नहीं चाहिए। अगर साहित्य आदमी अगर हटा दे अपने जीवन से तो वो एक शुष्क पेड़ की तरह हो जाएगा, क्योंकि वो जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहा है। जी जी जी। सर, हम वापस आते हैं अपने ECIL पर। जैसा कि आप काम कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हम अगर बाकी देशों को देखें, जैसे ताइवान है, चीन है, जापान है, जिनकी हमने बात की, तो आज विश्व के पटल पर हम इस क्षेत्र में कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जहाँ तक संबंध है, भारत अपने आप में बिल्कुल सक्षम है। और स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एटॉमिक एनर्जी है, डिफेंस है, स्पेस है, यहाँ पे हम बहुत आगे हैं। तो हम किसी भी देश से हम अपने आप को पीछे हमें नहीं समझना चाहिए। जी, ये जरूरी है कि हम और आगे बढ़ें, उसमें हमारा प्रयास और हो, ये एक अलग बात है। हमें अपने पुराने अचीवमेंट्स पे रेस्ट करने का अधिकार नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, और आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाना है कि वो और तेजी से आगे बढ़ें, ताकि हम पहले नंबर पे आ जाएं। तो हम पीछे नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि हम इस पे और आगे बढ़ें। और आने वाले वर्षों में अपने जो हमारे जो यंग साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत खुशी होती है यंग इंजीनियर्स और साइंटिस्ट और सभी बच्चों को देखकर। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भारत पहले नंबर पर होगा स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। जी, तो बहुत अच्छी बात है सर कि हम पहले नंबर की ओर अग्रसर हैं, या मैं ये कहूँगी कि हम टॉप वाले देश बनने जा रहे हैं। सर, इनोवेशन की जब हम बात करते हैं, तो चूँकि भारत एक इतना बड़ा देश है और यहाँ पर यंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इनोवेशन की हमारी जो तैयारी है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए क्या तैयारी है, और इनोवेशन को हम किस तरह से स्थान देते हैं आज?
देखिए इनोवेशन जो है ना मैडम, पहले आप इनोवेशन का डेफिनेशन को अगर आप देखें तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। सो मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन है मेरे मन में, मैं जिस वे से मैं इनोवेशन को देखता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इनोवेशन जो है वो 3 शब्दों में मैं बयां कर सकता हूँ। सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, मतलब कि कुछ जो है हमारे पास उसमें हम निरंतर हम उसमें कुछ और बढ़ाव लाएं जी, जो सिग्निफिकेंट हो। तो जैसे कि आपने ईवीएम की बात की थी, तो हमारे जो वेटरन्स हैं उन्होंने 80 के दशक में ईवीएम बनाया था। अब ये देखिए आस्ते आस्ते इनोवेशन हो रहा है उस पे, अब वीवीपैट आ गया है। तो इस तरह से ये एक निरंतर हम इनोवेशन कर रहे हैं। आज के दिन में जरूरी ये है कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो, इसलिए कि जो टेक्नोलॉजी की लाइफ साइकिल है वो कंप्रेस हो रही है। जो चीज पहले 15 साल के लिए होती थी, आज वो 8 या 5 साल में वो इररिलेवेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेसेंस। तो होता ये है, जैसे कि आपने खुद देखा होगा, आप अपना फोन कितने साल के लिए यूज करती हैं? 2-3 साल। पहले हम फोन खरीदते थे तो 10 साल यूज करते थे। टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया है कि आपको बदलना है सामान, क्योंकि कोई चीज उससे बेहतर मार्केट में आ रहा है। अब जो फोन आपका बना हुआ है वो कोई खरीदेगा 3 साल बाद? कोई नहीं खरीदेगा। तो कंपनी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो इनोवेट करे। फोन तो है, मोबाइल ही है, उसको इनोवेट करके उसको बेटर करे। तो इनोवेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर चल रहा है अभी, और इसको प्रोग्रेस करने के लिए हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए। और मैं बहुत खुश हूं कि आजकल जो हमारे ये स्टार्टअप्स हैं और यंग इंजीनियर्स जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, ये नौकरी नहीं खोज रहे हैं, ये इनोवेशंस कर रहे हैं और बहुत सी चीजें जो हैं उसको सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट करके मार्केट में ला रहे हैं। और उसके साथ वो नौकरी न खोजने की बजाय वो नौकरी दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। सो इनोवेशंस का ये महत्व है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो स्टार्टअप्स हैं और इनको हम अगर साथ लेके चलें तो इस देश में इनोवेशंस की कोई कमी नहीं होगी, और जॉब क्रिएशन होगा, और सबका फायदा होगा। जी बिल्कुल सही सर, आपने जो बात कही कि इनोवेशन के क्या मायने होते हैं वो आपने हमें बताया। सर ECIL में छात्रों के लिए क्या, जैसे अगर कोई जानना चाहते हैं जो छात्र अभी जैसे इंजीनियरिंग में हो या वो ECIL ज्वाइन करना चाहते हो, तो क्या कुछ ट्रेनिंग या कुछ इंटर्नशिप का प्रोग्राम आप लोग देते हैं? जी मैडम, तो ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ये एक मानी हुई बात है कि खाली इंजीनियरिंग पढ़ने से आपको एक इंजीनियरिंग का पूरा पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है। तो 2nd ईयर और 3rd ईयर के बाद आपको जब समर वेकेशन होता है उस टाइम में आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, भले ही आप उसको इंटर्नशिप कहिए या ट्रेनिंग कहिए, समर ट्रेनिंग कहिए। तो ये तो कई सालों से चल रहा है, और ECIL में भी ये स्थापित है। तो हमारे यहाँ हर साल समर वेकेशंस के दौरान लड़के और लड़कियाँ आते हैं, उनको हम इनिशियली थोड़ी सी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं, और फिर उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उनको समझाया जाता है कि टेक्नोलॉजीज कैसे इमर्ज हो रही हैं। आपने थ्योरी में जो पढ़ा है प्रैक्टिकली वो कैसे होता है। तो इस तरह से उनको हम 2 महीने में इंडस्ट्री रेडी कर देते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो कुछ बाद में अगर हमारे साथ कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाहें तो उसके लिए भी हम उन्हें सपोर्ट करते हैं उनके कॉलेज के थ्रू जी। तो इस तरह से हम तो ये आपका HR डिपार्टमेंट? जी, हमारे यहाँ पे एक HR डिपार्टमेंट है बकायदा। तो वो खाली इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये अप्रेंटिसेस के लिए भी है। जो ITI से लड़के निकलते हैं उनको भी स्किल इंडिया, जो हमारा विजन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि इंडिया को स्किल करना है, तो उसमें ये ITI के जो लड़के होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है। अच्छा। तो हम उनको भी ट्रेन करते हैं और उनको स्टाइपेंड भी देते हैं। वाह। तो वो इंडस्ट्री के लिए तैयार होते हैं। जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो बहुत लोग वापस ECIL में आके ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो ये अच्छा सिस्टम हमने बनाया हुआ है। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स हो या जो काम करना चाहते हो इस क्षेत्र में, ECIL के साथ जुड़ना चाहते हो, वो उनकी वेबसाइट पर जाकर उनके HR डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके वो आगे की प्रक्रिया जानकर अपना अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ काम भी कर सकते हैं, साथ ही ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होगी
नौजवान आए, हमारे साथ जुड़े जी और इस देश के विकास में भागीदार बने। बहुत खुशी सर, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल लग रहा है कि ये समय मतलब यूं ही ठहर जाए। जाते जाते मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे जो आज के विद्यार्थी हैं, देश के भावी पीढ़ी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई एक संदेश जो आप उन्हें बताना उनके लिए तो मैं बहुत संदेश देना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये समझना है कि जो हमारी डेमोग्राफी है, जो मैंने आपको बताया, हमारा मीडियन एज 28 इयर्स का है। हमारे यहाँ पे 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो लगभग 26% हैं इस देश में। तो इस देश का भविष्य बच्चों में है। बिल्कुल। और अगर हम इन्हें अच्छा नागरिक बना सकते हैं, गुड ह्यूमन बीइंग्स बना लें, तो इस देश का भविष्य उज्जवल है। जो नेवी की ट्रेनिंग हुई है हमारी, उसमें हमें हमेशा यही सिखाया गया है और मेरा ये मानना भी है कि आप कुछ भी करें, आप कुछ भी सोचें या आप कोई भी कार्य करें, उसको करते समय, उसको सोचते समय आप अपने देश के बारे में सोचें। कंट्री फर्स्ट, एवरी टाइम एंड ऑलवेज। सो देश पहले, हमेशा और हर बार। जी। ये संदेश मेरा अपने सभी विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी, सब नौजवान भाइयों बहनों के सबके लिए है। जी। अगर आप देश के हित के बारे में सोचते हैं अपने सोच में, अपने कार्य में, तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। जी, जी। तो ये सबसे पहला मेरा संदेश है। दूसरा संदेश मैं इनको ये देना चाहूँगा कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए और उस अपॉर्चुनिटी को सफल बनाइए। अपनी मेहनत, निष्ठा, लगन से। और अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आप कभी गलत नहीं हो सकते हैं। आप सक्सेसफुल होंगे और आपके साथ आपका देश सक्सेसफुल होगा। इसमें मुझे कोई संदेश नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अपने लाइफ का और मैंने इसको पूरी तरह से फॉलो किया है और मैं समझता हूँ कि आज भी ये रेलेवेंट है इस जनरेशन के लिए। बिल्कुल। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी करो, देश को सोच के करो और लगन और निष्ठा से करो। आप हमेशा सफल होगे और देश को आप पे ज़रूर गर्व होगा। बिल्कुल सर, आपने अपना समय निकाला, अमूल्य समय निकाला और यहाँ पर आए, इतनी सारी बातचीत हमसे की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने हैदराबाद के नागरिकों के साथ जुड़ सकूं और एक ये भी अच्छा था कि हमने अपने विद्यार्थियों को ये बताया कि वो हमसे जुड़ सकते हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकते हैं एक दूसरे के लिए। तो मिलकर काम करना है, सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग जो बिरले होते हैं वो इतिहास रच देते हैं। जी हाँ, आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे ये इन्हीं में से एक थे। इन्होंने अपना एक इतिहास बनाया है और जिससे हमें प्रेरणा लेनी है। साथ ही साथ इन्होंने जो आज हमें संदेश दिया वो सबसे महत्वपूर्ण था कि अगर हम ठान लें कि हमें ये करना है और देश सर्वोपरि है, देश को आगे रखकर हमें अपना कार्य करना है, तो निश्चय ही हम अपने काम में सफल होंगे और देश को हम उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिस ऊंचाई पर वो हुआ करता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए अलविदा हैदराबाद। आदाब हैदराबाद।